नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पे। आओ ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं दसम भाव विश्लेषण भाग 2 की, जिसमें दसम भाव से संबंधित हम चर्चा करेंगे। दसम भाव कर्म, सम्मान, प्रसिद्धि का भाव है, आजीविका का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है। बहुत सारी बातें हैं जो हम दसम भाव से जानते हैं और बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे विभिन्न भावों के भावाधिपति यानी कि विभिन्न भावेशों का दसम भाव पर क्या प्रभाव रहता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रकरण। दसम भाव, वैसे पिछली वीडियो में मैंने ये जानकारी दे दी थी कि दसम भाव से हम किस किस बातों का आकलन करते हैं, किस किस कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दसम भाव से संबंधित होती हैं, ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो दसम भाव से हम हल कर सकते हैं। अब देखिए, पिछली वीडियो में बताया था कि दसम भाव के अधिपति अर्थात दशमेश अगर कुंडली के विभिन्न स्थानों में विराजित हो जाएं तो उनका कैसा प्रभाव रहता है, उनके फल में, उनके परिणाम में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि विभिन्न भावेशों का दसम भाव पर क्या प्रभाव रहता है, विभिन्न भावेशों का दसम भाव पर क्या प्रभाव रहता है। देखिए, महर्षि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में विभिन्न भावेशों का दसम भाव पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उसकी बहुत ही अद्भुत व्याख्या की है। लेकिन यह सामान्य प्रभाव ही है, लेकिन इसे फलित कथन के समय आप क्या कर सकते हो, सहायता के तौर पर इसको प्रयोग में ला सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो दसम भाव को समझ लेते हैं कौन सा दसम भाव है। कोई भी कुंडली में यहाँ पर 1 लिखा है, कहीं 2 लिखा होगा, कहीं 4 लिखा होगा, तो ये तो लग्न भाव है। इसके बारे में आप पूर्व की वीडियोस देख सकते हैं, उससे जानकारी आपको यहाँ तक हो चुकी होगी। तो ये लग्न दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये जो भाव है ये दसम भाव होता है। यहाँ पर चाहे 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, 12 लिखा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी अंक यहाँ पर लिखा हो, लेकिन इस भाव को, इस खाने को हम 10वां खाना, दसम भाव कहते हैं। इस दसम भाव के यहाँ जो भी अंक लिखा है वह इसके राशि, जिस नंबर पे राशि आती है, जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि यहाँ पर मकर राशि है, तो मकर के स्वामी शनि होते हैं, तो 10 में यहाँ पर शनि होंगे। ये मैं संक्षिप्त में आपको समझा रहा हूं। तो ये दसम भाव है। अब हम आज जो चर्चा करने वाले हैं कि दसम भाव, जो दसम भाव है उसका विभिन्न भावेशों का दसम भाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इस दसम भाव में यदि लग्नेश आ जाए, अब यहां पर ध्यान रखिए, अब हम चर्चा क्या करेंगे कि ये जो दसम भाव है, इस दसम भाव पर अन्य जो भाव के अधिपति हैं वो आकर रहने लगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे लग्नेश की। लग्नेश, जैसे कि मान के चलिए मेष लग्न की कुंडली है, हम ये D1 चार्ट है, तो अगर लग्नेश इस भाव में विराजित हो जाए आकर, जैसे यहाँ पर मान के चलिए मंगल आकर विराजित हो गए, तो लग्नेश हो गए मंगल, मंगल विराजित हो गए, तो दशमेश, अब ये मंगल हैं, कोई भी हो सकते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अगर दसम भाव में आ जाते हैं तो होता क्या है कि ये जातक के जो पिता के से उसको सुखी और संपन्न बनाता है, पिता का सुख पूर्ण मिलता है जातक को, और राजा की यानी कि सरकार की, शासक की, जो बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनकी, उसके ऊपर हमेशा अनुकंपा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, मान सभी प्रकार से पाता है और खुद से वह
धन को अर्जित करने वाला होता है, संपत्ति का अर्जन करता है, बहुत ही श्रेष्ठ फल यहां पर उसको प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि दूसरे भाव के अधिपति, अब दूसरा भाव जैसे यहां पर वृषभ राशि बैठेगी तो दूसरा भाव अगर यहां पर 3 नंबर लिखा होता तो यहां पर हम कहते हैं मिथुन, तो इसके स्वामी कौन हो जाए, यहां पर अब शुक्र हैं। और अगर 3 होता लिखा हुआ तो यहां पर बुध होते, 4 लिखा होता तो चंद्रमा होते। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये दूसरे भाव के अधिपति जैसे शुक्र हुए वो आकर यहां पर बैठ जाए, तब उस स्थिति में क्या होता है, देखिए दूसरा भाव किसका है, वाणी, विद्या, धन, कुटुंब, इन सब का भाव है। तो ऐसा जातक कैसा होगा, विद्वान होगा, धनवान भी होगा, लेकिन कामुक प्रवृत्ति का होता है, शिक्षित, अच्छा खासा शिक्षित रहता है, अच्छे मार्ग से वह धन अर्जित करता है, अच्छी नौकरी उसको प्राप्त होती है, क्रय विक्रय के जो व्यापार होते हैं उसमें संलग्न होता है, व्यापार करता है, धार्मिक क्रियाकलापों, उपदेश आदि से वह आय को अर्जित कर सकता है, मतलब उसके आय के अनेक स्रोत उसको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यदि कहीं भी पीड़ित हो जाए, मतलब पीड़ित अभी तो हम अकेले अकेले देख रहे हैं, मानकर चलिए जब और भी ग्रह, क्रूर ग्रह इस पर दृष्टि डालें तो वो पीड़ित हो जाएगा, पीड़ित हो जाए और अत्यधिक पीड़ित हो जाए तो वह धन की हानि भी ऐसी स्थिति में करा देता है। अब बात करेंगे तीसरे भाव की। अगर तीसरे भाव के अधिपति आकर दसम भाव में बैठ जाए, जैसे हम यहां पर एक कुंडली देख लेते हैं खाली, अगर तीसरे भाव के जैसे कि ये एक प्रसिद्ध कुंडली है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, तीसरा भाव, अब यहां से जैसे ये कुंडली चली थी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, ये वृषभ राशि की कुंडली हो गई। ठीक है, इसमें यदि हम देखें, वैसे तीसरे भाव के जो अधिपति हैं अगर दसम भाव में आ जाए, जैसे कि यहां पर इसके अधिपति कौन हुए, चंद्रमा, अगर वो यहां आकर विराजित हो गए तो क्या होगा, अगर बहुत ही अच्छे बली हैं, सुव्यवस्थित हैं, तो जातक अपने खुद के प्रयास से जीवन में अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। जातक के भाई अच्छी स्थिति में होते हैं और उनसे जातक का संबंध भी अच्छा होता है। देखिए इसमें यदि तृतीय दसम भाव में बुध या शुक्र की राशि में हो, किसकी राशि में, बुध या शुक्र की राशि में हो, तो जातक गायन, अभिनेता, नर्तक अथवा संगीत के वाद्य यंत्रों का आसक्त बनता है। ध्यान रखिए, मैं इस दूसरे में आपको दिखा देता हूं कि यदि ये कैसे हमने देखा कि यदि तृतीय जो हो दसम भाव में बुध या शुक्र की राशि, अब बुध या शुक्र की राशि कब होगी दसम भाव में, तो बुध की राशि अगर यहां पर 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, शुक्र की कब होगी, जब 2 लिखा हो या 7 लिखा हो। अब 7 कब लिखा जाएगा, 1 7 8 9 10, मतलब जब मकर राशि होगी तब 7 लिखा जाएगा। 2 कब लिखा जाएगा, जब 1 2 3 4 5 जब सिंह राशि होगी तब यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये इनमें से कोई भी राशि अगर यहां पर होती है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, और कौन आकर बैठ जाए, तृतीय, ठीक है, तृतीय दसम भाव में विराजित हो जाए। अब यहां पर अगर सिंह होगी, अगर हम मान के चले यहाँ 5 लिखा होगा तो 5 6 7 7 यहां पर शुक्र की राशि। ठीक है, अब यहां पर भी यहां शुक्र की राशि, अब शुक्र आकर यहीं विराजित हो जाए, शुक्र आकर दसम भाव में विराजित हो जाए, कब, जब यहाँ लग्न हो, कौन सी, सिंह लग्न हो। अब देखिए कौन कौन सी लग्न में ऐसा प्रभाव आपको मिलेगा कि होगा, यहाँ अगर 3 है तो 4 5 6, अगर यहाँ पर 6 लिखा हो तब भी, अगर यहाँ लिखा होगा 6 7 8 9, अगर यहाँ पर 9 लिखा होगा तब भी यही, 7 है 8 7 8 9 10, अगर 10 लिखा होगा तब भी यही। ठीक है, तो अगर लग्न हम कैसे समझें, अगर लग्न धनु है, लग्न कन्या है, लग्न मकर है,
लग्न सिंह है, इन ये चार लग्न हैं, और तृतीय आकर दसम भाव में बैठ जाते हैं। ये ध्यान रखिए। अब इस सूत्र को हम स्पष्ट कर देते हैं कि तृतीय आकर धनु लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न और सिंह लग्न, इनमें आकर जो तृतीय हैं वह आकर विराजित हो जाएं दसम भाव में इन लग्नों में, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह क्या होगा, वह आसक्त होगा। किसके प्रति आसक्त होगा? वह अभिनेता हो सकता है, गायक हो सकता है, नर्तक हो सकता है, डांसर्स जो होते हैं, और संगीत के वाद्य यंत्रों का वह आसक्त होता है। ये स्पष्ट आप समझ लीजिए। चलिए, अब मैंने जो ये पहली कुंडली बनाई थी इसको हम देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर चंद्रमा तृतीय हो गए। एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री की कुंडली है, आप इसको देखिए, लग्न कुंडली है। इसमें जो तृतीय है वह चंद्रमा कहां आकर बैठ गए? वह आकर बैठ गए दसम भाव में। चंद्रमा किसके कारक हैं? मन के कारक हैं। तृतीय दसम भाव में, लेकिन साथ में इसमें और भी योग थे, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन की बुध बैठे हुए थे, बुध यहाँ पर बैठे हुए, बुध वाणी, संगीत और इन सबसे संबंधित। सूर्य बैठे हुए थे, यहाँ पर सूर्य विराजित हैं, गुरु विराजित थे। तो ये सभी स्थितियां, और यहाँ अष्टम में केतु, इस कुंडली को आप देख लीजिए, और यहाँ पर शनि, नवम में शनि, और यहाँ पर थे मंगल। ठीक है, यह स्थिति थी इस कुंडली की, और ये एक प्रसिद्ध अभिनेत्री की कुंडली है। तो जब भी ऐसी स्थिति है, आप ये देख लीजिए, जब भी ऐसी स्थिति बनेगी कि जो तृतीय से वह दसम भाव में चले जाते हैं, तो वहां वह उस व्यक्ति को कैसा बनाएंगे? उसको वह एक अच्छी उन्नति वाली जिंदगी में अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से वह असफलता को प्राप्त करता है। यहां पर ये चंद्रमा इंगित करते हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत और अपने खुद के दम पर अभिनय के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम किया। चलिए, अब हम बात करेंगे, यहां पर एक थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं कि यदि दसम भाव में तृतीय निर्बली हो जाए, अब तीसरे भाव के अधिपति यदि यहां पर निर्बली हो जाते हैं, बलवान नहीं होते हैं, तो ऐसे जातक की जो पत्नी होती है वो पत्थर की समान दिल वाली होती है, मतलब विश्वासघाती उसको कह सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। तृतीय अगर निर्बली हो जाए और दसम भाव में विराजित हो, इन दोनों का संबंध आप समझ रहे हो, ठीक है, तो यह स्थिति बनती है। चलिए, अब हम बढ़ेंगे आगे चतुर्थ भाव की तरफ। चतुर्थ भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति, चतुर्थ भाव के अधिपति, देखिए चतुर्थ भाव के अधिपति अगर वो दसम भाव में आकर विराजित हो जाते हैं, तब क्या स्थिति होती है? यहां पर जैसे हमने मेष लग्न की कुंडली, कोई और भी लग्न हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, चतुर्थेश की यह एक अन्य शुभ स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में चतुर्थेश चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। अब यहां से बैठेंगे, अगर मानकर चलिए जैसे कि इस कुंडली में चंद्रमा चतुर्थेश हो गए, यहां बैठे, यहां से कहां देखेंगे? अपने भाव को देखेंगे, जिससे चतुर्थ भाव की जो नैसर्गिक बल है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और ये जो वृद्धि है क्या करेगी? जातक को ऐश्वर्यवान बनाती है, उसको खुशियां देती है, समृद्धि देती है, और अति शुभ योग ये कहा जाता है। इससे जातक की जो माता है उसकी आयु बढ़ जाती है, वह माता उनकी दीर्घायु होती है, और ऐसा जातक शासन में बहुत ऊंचा अच्छा पद प्राप्त करता है, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। अगर ऐसा जातक व्यापार करे तो व्यापार में अत्यधिक धन अर्जित करने वाला होता है। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि यदि दसम भाव में जो चतुर्थेश है, जैसे मानकर चलिए यहां पर चतुर्थेश कब बनेंगे? अगर वृषभ राशि हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए हम इसी से समझ लेते हैं कि अगर चतुर्थेश है वो सूर्य से पीड़ित हो,
जैसे यहां पर मान के चलिए सूर्य आ जाए साथ में, अस्त हो गए, सूर्य से पीड़ित का अर्थ क्या हो गया, अस्त हो जाते हैं सूर्य से। तो जातक जो होगा वह शासक जो होगा, राजा जो होगा, सरकार जो होगी, उसके किसी रोष के कारण, उसके क्रोध का शिकार बनेगा और उससे वह अपनी भू संपत्ति की हानि करा सकता है, उसकी भूमि की हानि हो सकती है। किसके, सरकार के द्वारा उसकी भूमि को हड़प कर लिया जा सकता है, उसकी भूमि को किसी भी प्रकार से उसके विरुद्ध वहां पर ये रहेगा, क्योंकि सरकार का रोष, पहले क्या होता था, राजा होते तो राजा का रोष प्राप्त होने का योग होता था। सूर्य से पीड़ित हो जाए, अगर चतुर्थ भाव का अधिपति दशम में बैठकर सूर्य से पीड़ित हो जाए, ध्यान रखिए सूत्र को, अगर चतुर्थ भाव का अधिपति सूर्य से पीड़ित हो जाए दशम भाव में जाकर, तो क्या होगा, तो ऐसा व्यक्ति भू संपत्ति की हानि सरकार के माध्यम से, राजा के माध्यम से कराएगा। देखिए जातक तत्वम के मत के अनुसार देखें तो यदि दशम भाव में चतुर्थेश शनि एवं चंद्रमा से युत हो जाए तो जातक अत्याधिक सुंदर भवन को प्राप्त करने वाला होगा। देखिए शनि भी और चंद्रमा भी, अगर इनसे चतुर्थेश, अब यहां पर शनि चंद्रमा, अब जैसे कि हम सूर्य को देखेंगे तो सूर्य तो, अगर सूर्य ही खुद चतुर्थेश हो जाए और वो बैठे दशम भाव में तो वह फल नहीं है। लेकिन सूर्य से पीड़ित की बात करिए तो सिंह राशि को चतुर्थ में सिंह नहीं होनी चाहिए, बाकी आप रूल्स को लगा सकते हो। वहीं अगर हम देखें कि जो चतुर्थेश हैं, अब जैसे कि हम यहाँ पर एक 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, यह स्थिति है, मतलब कर्क लग्न की ये कुंडली है। अब इसमें अगर हम देखें, कर्क की हो सकती है, सिंह लग्न की हो सकती है, कोई भी है, सिर्फ समझाने के लिए है। यहां पर चतुर्थेश कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। चतुर्थेश कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। अगर यहीं पर कौन हो जाए, यहां पर कौन हो जाए, चंद्रमा और शनि, शनि और चंद्रमा ये भी विराजित हो जाए, युति हो जाए इनकी, तो ऐसा जातक क्या होगा, सुंदर भवन प्राप्त करने वाला होगा, उसको सुंदर भवन, अति सुंदर भवन उसको प्राप्त होता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पंचम भाव के अधिपति अगर दशम भाव में बैठ जाएं, जैसे कि पंचमाधिपति अगर दशम भाव में विराजित हो जाते हैं, तब क्या होता है, तो पंचम भाव से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये छठा भाव है। अगर पंचमाधिपति अपने से छठे भाव में विराजित हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लेकिन आप एक बात और देखिए, अपने से छठा तो है लेकिन ये केंद्र और त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, त्रिकोणेश होकर केंद्र में जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक राजयोग का निर्माण करता है, एक राजयोग यहाँ पर ये तैयार हो जाता है, अति शुभ राजयोग। तो यहाँ पर जो षष्ठ का दोष है वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा जो जातक होगा उच्च व्यवसायी होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा, सुप्रसिद्ध होगा, भू संपत्ति वाला होगा, कीर्तिमान और धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति होता है। और यदि ये पीड़ित हो जाएं किसी भी कारण से, राहु की दृष्टि हो या राहु साथ में हो, किसी भी तरीके से शनि हो, कहीं से भी ये पीड़ित हो जाते हैं, कोई भी स्थिति ऐसी बनती है जो पीड़ित होने वाली स्थिति है, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा जो होती है वह शिक्षा कम प्राप्त करता है, उसकी शिक्षा प्रतिकूल होती है। और ऐसा व्यक्ति अगर व्यवसाय करे तो उसे व्यवसाय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि षष्ठ भाव के अधिपति, अगर षष्ठ भाव के अधिपति दशम भाव में विराजित हो जाए तो क्या स्थिति रहती है। देखिए षष्ठ भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति अगर कहां, जैसे यहां पर कन्या है तो बुध हो गए, अगर कोई और राशि होती यहां पर लिखी हुई तो वो अधिपति होते। ठीक है, तो हम यहाँ पर अधिपति की चर्चा कर रहे हैं, खाली बुध की चर्चा नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए षष्ठ भाव के अधिपति दशम भाव में चले जाते हैं तो ऐसा जातक, अब षष्ठेश है, कहां चले गए, दशम भाव में, तो जातक क्या होगा, बुरे कर्म करेगा या
क्रूर कर्म करेगा, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, त्रिक भाव है। लेकिन देखने में ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है, लेकिन पाप कर्म में लिप्त होता है। देखने में धार्मिक है लेकिन लिप्त होगा पाप कर्मों में। नौकरी लगेगी तो उसमें उसके स्थानांतरण होते रहेंगे या परिवर्तन करता रहेगा। अगर षष्ठ भाव के अधिपति दसम भाव में चले जाएं तब यह स्थिति बनती है, ध्यान रखिए। अर्थात क्या होगा, जातक लंबे समय तक एक स्थान पर एक नौकरी नहीं कर पाता। या आप लिख कर रख लीजिए, अगर षष्ठ भाव के अधिपति दसम भाव में चले जाते हैं, अगर यही दो स्थित हो जाए और यह निर्बली हो जाए, कौन, षष्ठ भाव के अधिपति, ध्यान रखिए अभी इनको निर्बली मत कर देना। अगर ये दो स्थित हो जाए, मतलब यहां पर इनके साथ में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, ये नीच राशि यहां पर बने, जैसे मानकर चलिए यहां पर अगर राशि बनेगी, कौन सी राशि बनेगी कि जो ये निर्बली हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में यह अपना कैसा फल देंगे, तो ये जातक को क्या कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। वे जातक नौकरी से निकाला जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, खुद छोड़ के नहीं जाता। अगर क्या हो जाए, ये षष्ठ भाव के अधिपति यहां पर बैठकर निर्बली हो जाए, दुस्थित हो जाए, नीच हो जाए, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं तो उसको नौकरी से निकाला जाता है। ये था छठे भाव के अधिपति का परिणाम क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि यदि सप्तम भाव के अधिपति चाकर बैठ जाएं किस भाव में, दसम भाव में, तब स्थिति क्या होती है। तो अगर सप्तमेश दसम भाव में चले जाते हैं तो देखिए सप्तम भाव भी छोटी मोटी यात्राएं, विदेश, मित्रता, इन सभी का भाव होता है, और पत्नी का भाव होता है, कलत्र भाव ये होता है। और अगर इसका अधिपति जाकर दसम भाव में कार्य क्षेत्र में चला जाए तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि निष्ठावान और व्यापार में सहायता करने वाली ऐसे जातक को पत्नी प्राप्त होती है, भार्या प्राप्त होती है। ये आप समझ लीजिए उसके कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाली होती है। और वहीं ऐसा जातक विदेश के व्यापार में भी सफलता प्राप्त करता है, विदेश में भी उसको अच्छा फल प्राप्त होता है अगर सप्तम भाव के अधिपति दसम भाव में विराजित होते हैं तो। और वहीं अगर अष्टमेश, कुंडली के अष्टमेश अगर दसम भाव में चले जाते हैं तब क्या स्थिति होती है। अगर कुंडली के अष्टमेश दसम भाव में चले जाएं तब स्थिति क्या होती है। देखिए यहां पर अधिकतर हम सिंपल ये समझ रहे हैं कि ये बैठेंगे तो अपना क्या फल देंगे। अब कितने प्रतिशत रहेगा वह पूरी तरह से जब हम विश्लेषण कर लेते हैं तो उसके बाद ही वो निष्कर्ष निकाला जाता है। एक के आधार पर आप फलादेश नहीं कर सकते, लेकिन फलादेश में छोटे छोटे पॉइंट्स आप इकट्ठे कर लीजिए और फिर उसके बाद में फलादेश करिए, कितने पॉजिटिव्स हैं कितने नेगेटिव्स हैं, उसी के बेस पर आपको फलादेश किसी भी भाव का करना चाहिए। अष्टमेश अगर दसम भाव में विराजित हो जाए तब क्या स्थिति होती है। तो अष्टमेश अगर दसम भाव में चले जाएं तब देखिए यहां पर अष्टमेश दसम भाव पे जाएंगे तो चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। दसम भाव पिता का भाव, उसमें तो बैठ ही गए, तो ये माता पिता के आशीर्वाद की प्राप्ति में कमी करा देते हैं। अब ऐसा जातक होगा कैसा, जातक कहानी सुनाने अथवा सूचना देने वाला होता है, मतलब गुप्तचर प्रवृत्ति उसकी होती है, इधर उधर की करने की उसकी प्रवृत्ति होती है, और जीवन वृत्ति विहीन होता है, मतलब कोई काम धाम नहीं है, इधर उधर का करने वाला उसका मन रहता है। लेकिन अगर यह किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है ये तो अकेले का परिणाम हो गया, लेकिन अगर कोई शुभ ग्रह इनके ऊपर दृष्टि डाले तो ये जो फल कथन है ये विपरीत हो जाएगा। ये फल कथन होगा ही नहीं, क्या कि माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, इधर उधर घूमेगा, भटकेगा और इधर की उधर करने वाला चुगलीखोर होगा, ये सब कुछ नहीं होगा अगर अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए। और पाप ग्रहों की दृष्टि अधिक हो जाए तो उतनी ही उसमें अधिकता बढ़ जाएगी, मतलब चुगलखोर भी अच्छा खासा होगा, काम धाम बेचारे का लगेगा नहीं, बेरोजगार घूमेगा, ये स्थितियां उसके साथ में बन जाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि नवम भाव के अधिपति दसम भाव में विराजित हो जाते हैं तो क्या स्थिति रहती है।
नवम भाव के अधिपति दसम भाव में चले जाए तो क्या स्थिति होगी। नवम भाव के अधिपति जैसे कि यहां पर गुरु हुए, मेष लग्न की कुंडली में गुरु नवम भाव के अधिपति होंगे। तो यहां पर कौन होंगे, यहां पर गुरु बृहस्पति होंगे। तो यहां पर कौन होंगे, गुरु होंगे। तो गुरु अगर यहां पर विराजित है जैसे कि, तो अब यहां पर गुरु आकर तो नीच के हो जाते हैं, लेकिन हम इस समय सिर्फ ये देख रहे हैं कि नवम भाव के अधिपति अगर यहां पर विराजित होते हैं तो क्या स्थिति रहती है। यदि बलवान हो, अब ये तो नीच के हो गए, अगर बलवान हो तो यह केंद्र एवं त्रिकोण का धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग देने वाला होता है। मानकर चलिए अगर हम यहां पर लिखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, तो यहां पर शनि हो जाते हैं, नवम के अधिपति आकर बैठ जाते हैं दसम में। ठीक है, नवम के अधिपति आकर बैठ गए दसम में। अब जैसे शनि यहां पर बैठ गए तो शनि अपने ही भाव में बैठे हुए हैं तो अच्छी स्थिति में है। नवम के अधिपति दसम में बैठ गए तो ये एक अच्छा योग हो गया। कौन सा, धर्म कर्माधिपति नाम का राजयोग कहलाएगा। विशेषकर यदि दशमेश से युति हो जाए, अगर दशमेश से भी युति हो जाए, दशमेश स्वयं ही है तो ये तो बड़ी अच्छी स्थिति रहेगी, तो समृद्धि और उच्च पद देने वाले हो जाते हैं। और यह योग राजा जातक को राजा, धर्मपरायण और सबका प्यारा, अत्यंत प्रिय, अत्यंतिक धनवान, मंत्री या सेना का प्रमुख बनाता है। और विद्वानता के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त करता है। उच्च स्तर का उसका जीवन निर्वहन होता है, जीवन वृत्ति, उसका रोजगार जो भी होगा बड़े अच्छे स्तर का होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत परोपकारी होगा, परोपकार करने वाला होगा। लेकिन यही यदि निर्बली हो जाते हैं, जैसे यहां पर ये नीच स्थिति में आ जाते हैं इस कुंडली में, मेष लग्न की में, तो जातक या पीड़ित होते हैं तो नौकरी की हानि होती है, बदनामी हो सकती है उसकी, अनुचित जीवन शैली होती है, कभी खा रहा है कब सो रहा है कुछ पता नहीं है, अनुचित जीवन शैली होगी, अनैतिक होगा और छुपकर कार्य करने वाला होगा, गुपचुप तरीके से काम करेगा, धन की उसको हानि होती है और शासक से उसे जो शासन है वह दंडित भी उसको होना पड़ता है, शासन से, सरकार से उसे भय रहता है, सम्मान नहीं होती है उसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दसम भाव के अधिपति ही अगर दसम भाव में विराजित होते हैं तब क्या स्थिति होती है। दशमेश दसम भाव में ही विराजित हो जाते हैं तो ध्यान रखिए, अगर दशमेश दसम भाव में विराजित है और पीड़ित नहीं है किसी भी तरीके से तो अत्याधिक सफल जीवन वृत्ति उसको दे देंगे। और अगर, या तो मैंने कल भी बताया था कि या तो अत्याधिक सफल जीवन वृत्ति देंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति शीघ्र विचलित हो जाता है, उसकी बुद्धि शीघ्र विचलित हो जाने वाली होती है। अगर 4 ग्रहों की दृष्टि जात इस पे पड़े, फिर से बता रहा हूं, कल भी बताया था, 4 ग्रहों की दृष्टि यहां पर पड़े तो जातक को सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर कर देंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 4 ग्रहों की दृष्टि, कोई भी 4 ग्रह यहां पर अगर दृष्टि डाले तो वहां पर वह उसको क्या कर देंगे। जैसे यहां पर बैठ के मान के चलिए गुरु बैठे हो, वह दृष्टि डाली यहां पर गुरु ने, ठीक है, यहां पर चंद्रमा बैठे हो तब दृष्टि डाल सकते हैं, शुक्र बैठे हो तब दृष्टि हुई 3, और कोई भी बुध हो, इस तरीके से ये 4 ग्रह अगर यहाँ पर दृष्टि डालें तो ऐसी कुंडली का प्रभाव क्या होगा, जातक सन्यासी जीवन की ओर अग्रसर होगा। सन्यासी का अर्थ ये नहीं कि घर से बाहर ही कोई जाए तभी सन्यासी है, सन्यासी का जीवन कि उसको भगवत भक्ति में उसका ध्यान रहे और वह जीवन में अच्छे कर्म करने की ओर प्रवृत्त रहे, हमेशा किसी का बुरा ना सोचे, हमेशा अच्छा अच्छा उपदेश भी दे और उसको खुद भी अनुसरण करने वाला हो, मन से वह उसके अंदर साधुवाद उसके मन में हो। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि यदि दसम भाव के अधिपति एकादश भाव में चले जाते हैं, नहीं एकादश भाव के अधिपति, क्योंकि हम दसम भाव के अधिपति की नहीं,
दसम भाव में अन्य भावों के अधिपतियों की विवेचना करें तो अगर एकादश भाव के अधिपति दसम भाव में आ जाते हैं तब वह स्थिति क्या होगी। जैसे यहाँ तो शनि ही है, अन्य कोई लग्न होती तो वहां पर उसी के आधार पर वो परिवर्तित हो सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति धर्मपरायण होगा, कर्तव्यनिष्ठ होगा, राजा का प्रिय उसको कहा गया है, राजा मतलब सरकार का पसंदीदा होगा, मंत्री अच्छा मंत्री हो सकता है ऐसा व्यक्ति, सत्यवादी होगा, सत्य बोलना उसको पसंद होगा, व्यापार यज्ञ और धार्मिक कार्यों से ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करने वाला होता है, शुभ स्थिति का होता है, बहुत पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने वाला होता है, पिता का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है, बहुत सारे उसके फल हैं जो शुभ फल यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर वहीं देखें कि कुंडली के 12वें भाव के अधिपति अगर दसम भाव में आकर विराजित हो जाए, तो 12वें भाव के अधिपति आकर अगर दसम भाव में विराजित हो जाए, वैसे यहाँ तो गुरु हैं तो स्वयं नीच के हैं, लेकिन कोई और भाव होगा, यहाँ पर कोई और राशि लिखी होगी तो वहां पर वही अधिपति होंगे, तो अलग अलग रह सकते हैं। अगर बैठ जाएं तो वह कर, आर्थिक दंड, पिता से प्रसन्नता में कमी, मतलब पिताजी उसको कम पसंद करेंगे, इस तरह का आर्थिक दंड भी उसको प्राप्त हो सकता है। टैक्स वगैरह का उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स उसको देने पड़ सकते हैं, बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनती हैं उसके साथ में, तो कहीं ना कहीं उसका व्यय होता रहेगा और व्यय जो होगा कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित भी व्यय वह व्यक्ति करेगा। तो यह था पूरा विश्लेषण कि यदि दसम भाव में अन्य भावों के अधिपति आकर विराजित हों तो वह कैसी स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पर कुछ हमने प्रयास किया कि अगर वह निर्बली हैं, अगर बलवान हैं तो बलवान है तो शुभ फल अगर है तो और बढ़ जाएगा, लेकिन निर्बली हैं तो शुभ फलों में कमी वहां पर देखने को मिल जाती है। अब जो पार्ट थर्ड होगा इसका दसम भाव के विश्लेषण का, उसमें हम चर्चा करेंगे कि दसम भाव में जो स्थित अलग अलग ग्रह हैं उनका परिणाम क्या होता है। इसी प्रकार से हम चर्चा करते जाएंगे और फिर आपको यह भी जानकारी देंगे कि कैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और अलग अलग विभागों में आप लोग जाते हो, कैसे व्यवसाय का चुनाव करोगे। यह सभी इसी विश्लेषण के ये जो श्रृंखला चल रही है इसी के अंतर्गत रहने वाला है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सबसे पहले तो हमारी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट इसलिए करिए कि आपको कुछ भी जानकारी लेनी है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वह जानकारी या फीडबैक हमको दे सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को करने का फायदा ये होता है कि कोई भी हम जब भी न्यू अपलोड करेंगे या लाइव होंगे तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए। फिर मिलते हैं एक अगले प्रकरण के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।